हाउ एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू सेशन। तो आज हम यहाँ पर सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। रियल एनालिसिस का यहाँ पर तीसरा लेक्चर आ चुका है। अगर तुम ध्यान से ये पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा तुम्हें, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं। मतलब इतनी इतनी सी चीजों को इतना डिटेल में समझा रहे हैं। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मेरे को हर चीज को समझना है, खुद को भी समझना है, तो ज्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। वन शॉट सीरीज वरना बहुत जल्दी जल्दी मैं कराता है क्रैश कोर्स की तरह, तो वैसा नहीं कर रहे हैं हम बिल्कुल डेप्थ में जा रहे हैं, चीज़ों की एक एक चीज़ को समझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं। तुम्हें जहां जहां पे नीड होगी वहां वहां पे कमेंट छोड़ो कि भाई ये वाली चीज़ को थोड़ा सा और एक कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दो, या कोई भी चीज़ है तो ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। प्रैक्टिस शीट्स तुम्हें पता है ऐप पे मिल ही रही हैं साथ साथ हर लेक्चर के साथ। तो बस यही था हमारे पास। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि सीरीज सीक्वेंस और फिर सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, फिर उसके बाद हम करने वाले रीमान इंटीग्रल या मेजर थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरा नाम है राजन चोपड़ा। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज सीरीज की डेफिनेशन से। अगर तुम बड़े ध्यान से देखो तो सीरीज, क्या हम यहाँ पर फाइनाइट सीरीज को भी पढ़ने वाले थे? आंसर इज नो। हम यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज के बारे में हमेशा बात करेंगे। तो पहले ही मैं लिख देता हूं, अगर मैं कभी समेशन लिखूं ऐसे, अगर मैं कभी ऐसे समेशन लिखूं और इस पे कुछ इंडिसेस ना भी लिखूं ऐसे, i इक्वल टू 1 to n, तुम खुद से ही समझ जाना भाई साहब, समेशन ए एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट सीरीज के बारे में ही बात हो रही है। मतलब मैं यहाँ पे कहना ही चाह रहा हूं ए 1 + a 2 + a 3 अप टू सोन 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 ए एन अप टू सोन। इस बार रुकने नहीं वाली है, ठीक है? ए एन पे इस बार ये चलती जाएगी। बात समझ आ रही थोड़ी सी? बढ़िया से पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सीरीज में सबसे पहली चीज हमारे पास जो आती है वो है कि एक ना वर्ड हम सुनते हैं बहुत ज्यादा। कभी भी तुम कोई बुक रीड करोगे ना सीरीज के बारे में, तो तुम एक वर्ड सुनोगे जिसका नाम होता है पार्शियल सम। अब ये पार्शियल सम क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं पहले कि व्हाट इज पार्शियल सम। पार्शियल सम ये भी एक कंडीशन है। जैसे मैंने लास्ट में सीक्वेंस में कन्वर्जेंस के बारे में बात की थी कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, जब भी सीक्वेंस एक पर्टिकुलर नंबर को, पर्टिकुलर लिमिट को अप्रोच कर रही होगी, वैसे ही सीरीज में भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पार्शियल सम का मतलब है S1 लिखूं तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये कैसी बात है? S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है? S3 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, अप टू सोन। चलते 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 मैं कहां पहुंच गया? एन, सम ऑफ एन टर्म्स पे। तो A1 + A2 + अप टू सोन an, ठीक है? अगर मैं इस सीक्वेंस को ले लूं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये आ जाएगी S1 S2 S3 S4 अप टू सोन Sn। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहे हैं तो हमारी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। ये सफिशिएंट एंड नेसेसरी नहीं है, बट यहां से भी चीजें पता लग सकती हैं हमें, ठीक है? मतलब इससे और भी ज्यादा पावरफुल कंडीशंस हमारे पास है कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन, ठीक है? जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसे तो बात बनने नहीं वाली है। और एक और चीज, अगर तुम्हें कभी nth टर्म निकालनी पड़ जाए तो Sn - Sn - 1, ठीक है? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पावरफुल चीज दिखाऊंगा, बट उससे पहले हम एक आधा एग्जांपल कर लेते हैं इसका। जैसे हमारे पास कभी ये है 1/2 की पावर n, जो कि हमारे पास होता है 1/2, मतलब n 1 से स्टार्ट हो रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, 2 की पावर 3 अप टू सोन 2 की पावर n, अप टू सोन चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। मैं ना इसका एक काम करता हूँ, पार्शियल सम के बारे में बात करते हैं। तो ये 1/2 का स्क्वायर अप टू सोन 1/2 की पावर n, बस इतना ही करते हैं। 1/2 कॉमन लिया, बचेगा 1 + 1/2 प्लस अप टू सोन 1/2 की पावर n - 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n है, याद रखेंगे इस बात को। और ये जीपी सीरीज बन रही है। और मैं एक बार याद दिला देता हूं, जीपी का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। आई होप कि याद हो ये फॉर्मूला, है ना? यही होता था ना? चलो, क्योंकि यहाँ पे r 1 से छोटा है तो मेरे को ऐसे लिखना है, वरना मैं r की पावर n - 1 लिखता। बढ़िया।
1/2 को अलग रखा, यहां बच जाएगा ए होता है फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, फिर आ जाएगा 1 माइनस आर की पावर एन, आर कितना है कॉमन रेशो 1/2, इस टर्म को इससे डिवाइड करके देखो तो 1/2 ही आएगा, और डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस 1/2, ऐसा कुछ। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में 1/2 ही बचेगा, 1 माइनस 1/2 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की, यहाँ पे मुझे n लिखना चाहिए था, यहाँ आएगा n नंबर ऑफ टर्म्स थी यहाँ पे। ठीक है, बचेगा 1 माइनस 1/2 की पावर n। Sn हमारे पास क्या आ रहा है 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब ध्यान से देखना, जब तुम इन्फिनिटी को इन्फिनिटी पे चले जाओगे तो हम तुम्हें ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये चीज किस पे जाएगी, जीरो पे जाएगी, क्योंकि 1 से छोटा नंबर है उसकी अगर तुम पावर इन्फिनिटी लिखते हो तो ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आता है, जीरो। तो Sn हमारे पास किसको अप्रोच करेगा, एज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये अप्रोच करेगा 1 को। इसका मतलब जो हमारे पास ये सम है ये किसको कन्वर्ज करने वाला है, Sn इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 1, ये हमारे पास। लेकिन मैं इससे भी पावरफुल चीज तुम्हें दिखाने वाला हूं जो कि हमारे पास कुछ ऐसी है। देखो यहां तक समझ आ गई ना कि हम ऐसे पार्शियल सम भी कर सकते हैं। तो आज के बाद अगर तुम्हें पार्शियल सम जैसा वर्ड सुनाई दे, आगे जाके सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन में भी सुनाई देगा, तो तुम्हें घबराना नहीं है, बेसिक सी चीज है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास अगर पार्शियल सम ही डायवर्जेंट हो जाता तो मैं आगे चेक ही ना करता कुछ भी। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको हम ध्यान रखेंगे। एक तो कोशी बहुत बढ़िया बंदा था यार, उसने हर जगह पे काम कर रखा था, सीक्वेंस में भी सीरीज में भी। तो कोशिश क्राइटेरिया होता है एक हमारे पास, उसको देख लेते हैं। कोशिश क्राइटेरिया कहता है कि अगर मान लो एक समय, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने टर्म्स लिखी a1 a2 a3 अप टू सोन an, फिर उसके बाद an+1 अप टू सोन, ऐसे चलते चलते एक समय ऐसा आएगा तुम इसके बाद an के बाद जितनी भी टर्म्स लोगे उन टर्म्स का सम छोटा हो जाए एप्सिलॉन से, तो वो कन्वर्जेंट है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये तुम पे डिपेंड करेगा तुम कितने छोटे एप्सिलॉन पे मान जाओगे। ऐसे ही मैंने बताया था ना कुछ सीक्वेंस में भी, है ना, बताई थी ना बात, कोशी सीक्वेंस जिसे हम कहते थे। हाँ, तो जैसे हमारे पास है समेशन ए एन कन्वर्जिस इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, एक मिनट रुको, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m such that summation k इक्वल टू n टू इन्फिनिटी, मतलब n के बाद जितनी भी टर्म्स तुम ऐड करने वाले हो वो सारी टर्म्स का जो सम है वो किससे छोटा आना चाहिए, एप्सिलॉन से। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए m। ठीक है, ये तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम कितना छोटा एप्सिलॉन पे मान जाओगे। तुम कहोगे अगर मैं 50 लाख टर्म्स ऐड कर दूं तो आंसर सिर्फ 0.0000 आना चाहिए, उसी हिसाब से m भी होगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन और m रिलेटेड होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था, जितना छोटा एप्सिलॉन लोगे उतना बड़ा m होगा। बट अगर ऐसा हुआ तो भाई वो कन्वर्जेंट है। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। ठीक है, इस पे भी हम मान सकते, लेकिन हमारे पास और भी है, इजी तरीके भी हैं, थोड़ा प्रूफ करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है, मतलब चीजों को सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। तो हमारे पास और भी तरीके हैं, मैं बताऊंगा उससे पहले। एक तो ये हमारे पास, और दूसरा एक और भी रिजल्ट है जो कि वन वे रिजल्ट है। इफ an कन्वर्जेस, इफ an कन्वर्जेस देन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, nth टर्म जीरो को अप्रोच करेगी। ये तो पक्का वन वे रिजल्ट है। अगर मान लो ये जीरो के इक्वल नहीं आई, कन्वर्जेंट है ही नहीं, फिर तो कन्वर्जेंट ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये जीरो के इक्वल आ गई तो कह देंगे कन्वर्जेंट है, नहीं, फिर आगे चेक करेंगे, फर्दर एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर यही सिचुएशन फुलफिल नहीं हो रही, फिर बाद में आगे चेक ही नहीं करना। समझ आई थोड़ी सी बात, दोबारा बताने की कोशिश करता हूं कि अगर हमारे पास ये चीज फुलफिल हो गई तो आगे फर्दर एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे कन्वर्जेंट है या नहीं। लेकिन अगर यही फुलफिल नहीं हुई, कन्वर्जेंट ही नहीं है। तीसरा ऐसे लिख देते हैं कि an approaches to zero is not sufficient, is not sufficient condition, is not sufficient condition to ensure
कन्वर्जेंस ऑफ समेशन an, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समेशन 1/n डाइवर्जेस, ऑल्दो 1/n n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 होता है ना, लेकिन ये डाइवर्जेंट है। अभी बताएंगे इसका प्रूफ, नेक्स्ट स्लाइड पे ही करने वाले हो, ठीक है। बहुत इजी सा सिंपल सा प्रूफ है, बहुत छोटा सा, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। रिजल्ट हमारे पास क्या है? अ सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव terms converges if and only if its partial sum forms a bounded sequence, ठीक है। अगर हमारे पास जो पार्शियल सम अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है तो भाई वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा था पार्शियल सम, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज, दो सीरीज हैं वेरी पावरफुल, बहुत मजेदार सीरीज। अब कौन सी है बहुत मजेदार सीरीज? सबसे पहली वही जीपी जो हमने आज तक देखी थी, है ना, सबसे पहली जीपी सीरीज। तो सबसे पहले आता है ज्योमेट्रिक सीरीज। ये क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में अप टू सोन एक्स की पावर n प्लस अप टू सोन चलता जाएगा, रुकेगा नहीं कभी भी, इनफाइनाइट सीरीज होती है, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज। सबसे पहला कन्वर्ज कब करेगी, मतलब कन्वर्ज का मतलब एक फिक्स्ड नंबर, मतलब इसका फाइनाइट सम कब आएगा? तो वो हमारे पास है कन्वर्जेस इफ मोड ऑफ एक्स लेस देन 1, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। सेकंड, इक्वल टू 1 पे क्या होगा? डाइवर्ज कर जाएगी, 1 को इनफाइनाइट टाइम्स प्लस करोगे इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो डाइवर्जेस इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इतना ही नहीं, तीसरा सुनो, oscillates finitely if x इक्वल टू -1। तो ये किसके बीच में ऑसिलेट करेगी? -1 डालोगे तो -1 0 -1 0 -1 0, यही आंसर बनता रहेगा इसका, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास होता है ऑसिलेट इनफाइनाइटली इफ x इज लेस देन -1। -1 से छोटा हुआ तो इनफाइनाइटली ऑसिलेट करने वाला है, ठीक है। -1 -2 अप टू सोन करते 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 इनफाइनाइट तक x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में वैरी करने वाली है, ठीक है, जो कि जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको हम बोलते ही हैं ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास पावरफुल चीज आ रही है जिसका नाम ही क्या है? पी सीरीज। इसको पी सीरीज टेस्ट भी बोलते हैं कभी कभी। और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान से दिमाग में घुसा लेना, यही हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं यही कह सकता हूँ, अभी पता लग जाएगा कुछ देर में क्यों। अगर कभी भी मैं ऐसी सीरीज लिखूं 1/n की पावर p, तो इसी को ही बोलते हैं हम p सीरीज। और ये कन्वर्जेंट कब होती है? इफ p इज ग्रेटर देन 1। इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्जेंट है, सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट ये इक्वल टू में डाइवर्जेंट होती है। मैं दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले मैं एक बार लिख के दिखाता हूं ये दिखती कैसे है। 1 की पावर p, 2 की पावर p, अप टू सोन n की पावर p, अप टू सोन चलती रहेगी, रुकती तो कभी है नहीं, इनफाइनाइट सीरीज है ना। एक मिनट दो, हाँ, रुकती तो कभी है नहीं है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास है। डाइवर्ज कब करेगी? डाइवर्जिस इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 पे भी मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाने वाला हूं कि इक्वल टू 1 पे क्या होने वाला है, p इक्वल टू 1, ठीक है। मेनली यही दिक्कत तो देता है, क्योंकि 1/n करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 5 6 7 8। इतना काफी है, इतने में मैं तुम्हें कन्विंस कर लेने वाला हूं। अब एक बात ध्यान से देखो, ये जो पूरी सीरीज मैंने लिखी है, इसमें 1/3 + 1/4 गारंटी दे सकता हूं बड़ा होता है 1/4 + 1/4 से। भाई मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ाया इसमें, तो ओवरऑल फ्रैक्शन तो कम हो जाएगी ना। और ये किसके इक्वल होता है? 2/4 विच इज 1/2। मतलब ये जो टर्म है ये किससे बड़ी है? 1/2 से, ठीक है।
ऐसे ही 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, बड़ा होगा पक्का 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। समझ आ रहा है? और ये क्या होता है 4/8 विच इज 1/2। मतलब ये दो टर्म्स बड़ी हैं 1/2 से, ये टर्म्स बड़ी हैं 1/2 से। इसका मतलब मैं ओवरऑल तुम्हें एक रिजल्ट बताना चाहूं तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा होगा ये बड़ा होगा 1 प्लस एक 1/2 तो पहले ही था, प्लस ये भी किसके इक्वल है और किससे बड़ा है 1/2 से, अगला भी किससे बड़ा है 1/2 से। ऐसे आगे मैं 16 टर्म्स आगे मैं कुछ टर्म्स ले लूंगा वो भी वही बड़ा होगा। 16 टर्म्स ही लेनी, 8 टर्म्स लेनी पड़ेंगे आगे मेरे को 16 तक, है ना। 16 तक टर्म्स लेनी पड़ेंगी जो कि फिर भी 1/2 से बड़ा आ जाएगा अप टू सोन। अब तुम ध्यान से सोचो मैं 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 इन्फिनिट टाइम्स ऐड कर दूं, टर्म्स की कमी थोड़ी है, इन्फिनिट है तो आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। अब तुम खुद सोचो ये जो भी सीरीज है किससे बड़ी है इन्फिनिटी से बड़ी है, तो खुद भी समझे नहीं क्या, मतलब ये छोटे वाली ही डाइवर्ज कर रही है, इन्फिनिटी से बड़ा क्या होगा इन्फिनिटी खुद ही होगा, है ना। इसका मतलब ये बड़े वाली सीरीज भी क्या है डाइवर्जेंट है। बात समझ पाए? तो यही था हमारे पास। बढ़िया, बात समझ में आ रही है ना, पक्का गारंटी देख लो। चलो ठीक है, आज के बाद मैं ये वाली सीरीज को बार बार यूज करने वाला हूं, इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि पी सीरीज टेस्ट क्या होता है। जब भी मैं एन 1/n की पावर पी लिखूंगा, पी बड़ा होगा 1 से तो कन्वर्जेंट, और अगर लेस देन इक्वल टू 1 होगा डाइवर्जेंट। ठीक है, इसी के साथ एक और नोट भी लिख लो, एक और नोट भी लिख लो। वो नोट हमारे पास कुछ ऐसा है, समेशन n इक्वल टू 2 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि लॉगरिथम में इन्वॉल्व करने वाला हूं और log 1 0 होता है इसलिए मैंने 1 को हटा दिया। ये बचेगा 1/n log n की पावर p, और जो कि हमारे पास होता है कन्वर्जिस इफ p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जिस p लेस देन इक्वल टू 1। तुम्हें नहीं लग रहा सेम सेम सी ही चीज लिखवा दी है जो मैंने अभी ऊपर लिखवाई थी ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक मिनट रुको बस, इसको हम एक बक्से में डालना चाहेंगे, अभी सही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास। बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ अभी सही है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। एक हमारे पास है पी सीरीज वाला रिजल्ट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ना चाहेंगे हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक और चीज इसके साथ ही ध्यान रख लो, मैं यहां पे लिख देता हूं कि एक एक्सपोनेंशियल की पावर x की भी एक्सपेंशन याद रख लो। ये हमारे पास होता है x की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। ठीक है, जहां पे n हमारे पास इस बार किससे स्टार्ट होगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जीरो से स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ ऐसी दिखाई देती है 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल के लिखूं सिर्फ तो समेशन 1 बाई n फैक्टोरियल, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसको भी हम ध्यान रख लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, पक्का गारंटी देख लो। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास अब आता है कि हमने बात कर लिया है पी सीरीज की, हमने बात कर लिया है जीपी सीरीज की, हमने ढेर सारी बातें कर ली हैं। और इसी के साथ में इसका ही एक और भी रिजल्ट लिखवा देता हूं यहां पे, एक्सपोनेंशियल का ये भी रिजल्ट याद रख लेना कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये वैसे मैं लास्ट लेक्चर में भी तुम्हें बता चुका हूं क्वेश्चंस में यूज करा के, ऐसा भी होता है। और ई की पावर एक्स को ऐसे भी लिखा जाता है 1 प्लस एक्स बाई एन की पावर एन। ये दोनों ही एक्स भी याद रखनी है हमें, याद रहेगा पक्का। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंपैरिजन टेस्ट। अभी हमने ऑलरेडी यूज भी कर लिया बिना बताए मैंने तुम्हें, बट ऐसा कुछ खास है भी नहीं इस कंपैरिजन टेस्ट में। कंपैरिजन टेस्ट हमें क्या कहते हैं कि ध्यान से समझना, हमारे पास इफ समेशन ए एन एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, नेगेटिव टर्म्स नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, फर्स्ट पार्ट है ए एन जो है वो छोटा है सी एन से, मतलब एक सीरीज एग्जिस्ट कर रही है जिसकी nth टर्म बड़ी है इसकी nth टर्म से। ठीक है, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, एन नॉट कोई भी फिक्स्ड नंबर है। ठीक है, फिक्स्ड नंबर, बढ़िया। nth टर्म सी एन की बढ़िया याद रखना, इसका मतलब इफ बड़े वाली सीरीज कन्वर्जिस इंप्लाइज छोटे वाली सीरीज ऑल्सो कन्वर्जिस। कन्वर्स में और मे नॉट बी ट्रू,
बड़े वाली कन्वर्ज कर रही है, छोटी तो करेगी। मतलब बड़ी जो सीरीज थी उसका आंसर कुछ फिक्स्ड आ रहा है, तो छोटे वाले का तो आएगा ही, छोटे वाला डाइवर्ज कैसे कर जाएगा। ऐसे ही अगर एक bn है जो an से छोटा है फॉर सम फिक्स्ड नंबर अगेन, देन यहां भी देन लिख लेना, इफ समेशन समेशन dn छोटे वाला डाइवर्ज कर रहा है, भाई बड़ा तो करेगा ही, है ना। छोटे वाला डाइवर्ज कर रहा है तो बड़े वाला तो करेगा ही। ये दो हमें याद रखना होगा बस। पिछले में भी मैंने यही किया था, अगर तुम ध्यान से देख पाए, इसमें तुम्हें बिना बताए कि अगर छोटे वाला डाइवर्ज कर रहा है तो बड़े वाला तो करेगा ही। कंपैरिजन टेस्ट, वैसे ये तो मतलब थोड़ा कॉमन सेंस वाली चीज थी, है ना, बट यहाँ पे इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में, सीक्वेंस एंड सीरीज में बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, नोट में लिखवा देता हूं, हमेशा यूज मत कर लेना इसे। ये सिर्फ कब यूज होते हैं, ओनली फॉर पॉजिटिव टर्म सीरीज या नॉन नेगेटिव टर्म्स सीरीज। ठीक है, हमेशा मत इसे यूज कर लेना, फंस जाओगे। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे, समेशन ई की पावर माइनस के एन स्क्वायर। बताओ ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो भाई डायरेक्ट तो मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं कंपैरिजन टेस्ट लगाने में थोड़ा सा करना चाहूंगा इसको। ई की पावर एन स्क्वायर जो है वो पक्का बड़ा भाई, ई की पावर एन स्क्वायर तो सबसे ज्यादा तेज ग्रो करता है, ये पॉलिनोमियल से बहुत ज्यादा तेज ग्रो करते हैं। ये बात ध्यान रखना कि एक्सपोनेंशियल्स जो होते हैं वो बहुत तेज ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। ध्यान रखना, बहुत काम की चीज बताई है मैंने अभी अभी। एक्सपोनेंशियल्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगे पॉलिनोमियल से, बात ऐसे ही लिख लो जैसे मैंने बताई है। तो अगर मैं दोनों साइड में रेसिप्रोकल ले लूं तो ई की पावर एन स्क्वायर लेस देन ई की पावर, मतलब ग्रेटर देन 1/n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये तो भाई कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट, कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। पी टेस्ट अभी अभी बताया था, पावर एक से बड़ी हो तो कन्वर्जेंट होता है। अगर ये कन्वर्जेंट है, बड़े वाला कन्वर्जेंट है, तो छोटा तो होगा ही, विच इंप्लाइज समेशन ई की पावर माइनस एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। खत्म भी हो चुका भाई, इतना ही था बस। बड़े वाला कन्वर्ज करेगा, छोटा तो करेगा ही। समझ पाए। ठीक है, ये था हमारे पास। बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारे पास, अब हमारे पास ना बहुत सारे टेस्ट ही आने वाले हैं, उससे पहले पावर सीरीज भी करेंगे, बहुत मजेदार चीज होती है। बट अब हमारे पास क्या आने वाला है, टेस्ट ही आने वाले हैं बहुत सारे। टेस्ट का मतलब क्या होता है, क्या मैं यहाँ पे तुम्हारे टेस्ट लेने वाला हूं, नहीं। टेस्ट का मतलब होता है टेस्टिंग द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे हैं। एक तो कंपैरिजन टेस्ट ही है, मैक्सिमम टाइम्स हम ये यूज करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स, बट और भी हैं चीजों को इजी बनाने के लिए। जैसा हमारे पास नेक्स्ट है, जिसे हम बोलते हैं लिमिट फॉर्म टेस्ट, इसे भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, लिमिट फॉर्म टेस्ट। ठीक है, लिमिट फॉर्म टेस्ट क्या कहता है, इफ समेशन ए एन एंड समेशन बी एन, एक सीरीज तुम्हें दी होगी, दूसरी सीरीज तुम्हें खुद से सोचनी है, और हम सोचेंगे नहीं, हमारे पास एक सीरीज पड़ी है, कौन सी, पी सीरीज। हमेशा उसका भाई साहब यूज लेने वाले हैं हम, बहुत खतरनाक सी चीज है वो, यूजफुल चीज है। आर टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सच दैट लिमिट n approaches to infinity an by bn is equal to l। l क्या होना चाहिए, फाइनाइट नॉन जीरो, फाइनाइट होना चाहिए एंड नॉन जीरो होना चाहिए, बस इतनी सी चीज। इसका बस जैसे ही हमें दिखा ना, ना तो इसका आंसर जीरो आ रहा है और ना ही इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, विच इंप्लाइज ए एन समेशन ए एन एंड बी एन कन्वर्जिस और डाइवर्जिस टुगेदर। तो भैया इसे आसानी क्या हुई भाई, आसानी हो गई ना, जो हम सीरीज मान के चलेंगे उसका बिहेवियर तो हमें पता है, p ग्रेटर देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, है ना, हम ये मान के चलेंगे। दूसरी सीरीज उसी को ही फॉलो करेगी जो
पहली वाली होगी, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि अगर तुम an बाय bn करो, nth टर्म दोनों की डिवाइड करो, आंसर बस फाइनाइट और नॉन जीरो आना चाहिए। तो जैसी एक सीरीज बिहेव करेगी वैसे ही दूसरी, एक कन्वर्जेंट है दूसरी भी कन्वर्जेंट होगी, एक डाइवर्जेंट है दूसरी भी डाइवर्जेंट होगी। फायदा उठाएंगे हम तो इस चीज का, है ना। बढ़िया। जैसे 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 एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, वैसे तो ढेर दुनिया भर के एग्जाम्पल्स है, मेरे पास पूरी बुक पड़ी हुई है इसकी, बट अभी फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो समेशन n 1+1/n ऐसा कुछ दे रखा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। हमें इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बतानी है। तो अगर हम बड़ी ध्यान से देखें तो हमारे पास nth टर्म कुछ ऐसी है 1/n 1+1/n, ठीक है। अगर हम एक bn चूज कर लें तो bn कैसे चूज करनी है वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे bn को लेके चलने वाला हूँ 1/, मैं यहाँ पे bn को लेके चलने वाला हूँ 1/n। खुद से सोचना पड़ेगा भाई, ये चीज खुद से सोचनी पड़ेगी। तो अगर मैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करता हूँ, an बाय bn करना है, an हमारे पास कुछ ऐसा होगा, पावर मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, n की पावर 1 n की पावर 1/1 मल्टीप्लाई, जो नीचे का bn है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो n/1, एक n से n उड़ा देंगे, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऑलरेडी मैं लिमिट डिफरेंशियल कैलकुलस में सिखा चुका हूं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/n क्या होता है, 1 होता है। 1 मतलब फाइनाइट नॉन जीरो, है ना, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ठीक है। अगर ये फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ रही है, इसका मतलब हमारे पास ये कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगे ये दोनों, लेकिन हमें पता है n की पावर तो 1 है, ये तो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, डाइवर्जेंट होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, डाइवर्जेंट होना पड़ेगा। आसान था ना, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये हमारे पास था लिमिट फॉर्म टेस्ट। अभी और भी है टेस्ट हमारे पास ऐसे ऐसे से ही, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे इजी बन जाते हैं, ठीक है। लिमिट फॉर्म टेस्ट एक बहुत पावरफुल टेस्ट है। मेजरली हम एक और कराने वाला हूँ बस मैं, रेशो टेस्ट, इन तीनों को ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सबसे पहला कंपैरिजन टेस्ट को यूज करते हैं, दूसरा लिमिट फॉर्म को, मतलब इन तीनों में से ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी कर लो, लिमिट फॉर्म, कंपैरिजन, और तीसरा जो आने वाला है जिसका नाम मैंने बताया तुम्हें अभी, रेशो टेस्ट। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आता है रेशो टेस्ट, बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। रेशो टेस्ट मान लेते हैं फिर से, an क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, लिखना ही पड़ेगा। तो ए पार्ट है, कब कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेस इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ an+1 अपॉन में an इज लेस देन 1, ठीक है। या इसको हम लिमिट सुपीरियर भी बोलते थे, याद है ना। अरे भाई इसमें डेप्थ में जाके बात की हमने लास्ट लेक्चर में। डाइवर्जेंट होगी इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इन सुप्रीमम an+1 अपॉन में an ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और सी पार्ट है, अगर मान लो, ऐसे लिख लेते हैं, अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी सुप्रीमम an+1 अपॉन में an इक्वल टू 1 आ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, हमें नहीं पता, कुछ और यूज करो। हमें नहीं पता का मतलब होता है कि हम नहीं बता पाएंगे कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें कोई और टेस्ट यूज करना होगा, जैसे रेशो को छोड़ देंगे, फिर हम यूनिट लिमिट फॉर्म टेस्ट पे आ जाएंगे। लिमिट फॉर्म टेस्ट को यूज करने स्टार्ट कर देंगे। अगर लिमिट फॉर्म टेस्ट में भी आंसर आ गया कुछ इनफाइनाइट, या फिर आंसर आ रहा है हमारे पास जीरो आंसर आ रहा है, फिर इसको भी छोड़ना पड़ेगा, है ना। सबकी लिमिटेशंस भी साथ साथ बता रहा हूं मैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे मैं तुम्हें हर को एक एक एग्जांपल से समझाने वाला हूं। समेशन an इज इक्वल टू समेशन, लेट अस से n स्क्वायर माइनस 50 अपॉन में n स्क्वायर प्लस 50, कुछ भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर n भी साथ में गिवन है। लेट अस सी कैसे करने वाले हैं हम इसे। सबसे पहले
वही बताना कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। और x ग्रेटर देन 0 है क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज लेके चल रहे हैं, बताना जरूरी था। ए एन हमारे पास दे रखा है एन स्क्वायर माइनस 50 अपॉन में एन स्क्वायर प्लस 50 एक्स की पावर एन। और ए एन प्लस हमारे हमारे पास है एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस 50 अपॉन में एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस 50। अगर हम बड़ी ध्यान से देखें तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सुप्रीमम को अभी थोड़ी देर के लिए मैं साइड पर रखता हूं, इसको यहां पे लगा देता हूं, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर, ऊपर प्लस वन वाली टर्म आएगी ना, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 50, एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 50। मल्टीप्लाई में जो डिनोमिनेटर में लिखना था उसका रेसिप्रोकल कर दिया करो, तो एन स्क्वायर प्लस 50, एन इसके साथ में एक्स की पावर एन प्लस वन भी आनी चाहिए थी, एन स्क्वायर माइनस 50। डोंट वरी, मैं भूला नहीं हूँ, एक्स की पावर एन प्लस वन, एक आएगी ऊपर एक आएगी नीचे, ठीक है। अगर बहुत ध्यान से देख पाए तो एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कटेगा, एक एक्स बचेगा, ठीक है। और अगर मैं इन पूरे इसमें से एन की पावर टू टू कॉमन ले लूँ तो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना। अभी सही है, हाँ अभी सही है। तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा वन प्लस वन बाय एन। रुको, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही लेके जाना चाहूंगा, तब बढ़िया सा समझ आएगा हमें। ये बचेगा एन स्क्वायर कॉमन लेने पे कुछ ऐसा बचेगा, लिमिट सुपीरियर इज इक्वल इज एन स्क्वायर कॉमन लिया और ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस वन बाय एन का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि इधर तो, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास एन था नहीं और 50 के पास भी एन नहीं था और हमने एन स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा 50 बाय एन स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में भी अगर मैं एन स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बचेगा वन प्लस वन बाय एन का होल स्क्वायर प्लस में 50 बाय एन स्क्वायर। साथ साथ अपनी नोटबुक में भी देखते रहना, यहां से एन स्क्वायर कॉमन लूंगा दूसरी टर्म में से तो हमारे पास बचेगा वन प्लस 50 बाय एन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बचेगा एन स्क्वायर कॉमन लेके वन माइनस 50 बाय एन स्क्वायर, और साथ में एक्स बचेगा, है ना, साथ में का बचेगा एक एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी जीरो होता है, वन बाय इन्फिनिटी जीरो होता है, 50 बाय इन्फिनिटी जीरो होगा, 50 बाय इन्फिनिटी जीरो होगा, ये सारे जीरो हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, अब तुम बड़ी ध्यान से देखो, यहाँ से बचने वाला हमारे पास ये वाला वन, ये वाला वन, ये वाला वन, ये वाला वन, और वन से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, बचेगा सिर्फ हमारे पास एक्स। कुल मिला के हमें ये पता लगा सारी चीजें कैंसिल हो गई, हमारे पास बच रहा है एक्स। और कब कन्वर्जेंट होता है, अभी अभी बताया था, एक्स अगर वन से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट, एक्स अगर वन से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट। लेकिन एक्स इक्वल टू वन पे क्या होगा, इफ एक्स इज इक्वल टू वन तो ए एन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन, ऐसे ही कुछ बचेगा ना। हाँ। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, कौन सा टेस्ट लगाएं तुम बताओ इस बार। अगर मैं यहाँ पे x को वन रख दूं तो हमारे पास आंसर क्या बच रहा है, लेट मी शो यू, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेंगे तो वन माइनस वन बाय एन स्क्वायर, एन स्क्वायर नीचे से कॉमन लेंगे वन बाय एन स्क्वायर, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये भी जीरो को ये भी जीरो को, आंसर आ रहा है वन। तो हम नहीं बता पाएंगे कि कैसा बिहेवियर है। इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जब x इक्वल टू वन आ जाए, उसको मैं कुछ देर में बताने वाला हूँ, बट फिलहाल के लिए यहाँ तक मेरे ख्याल से बात तुम्हें समझ आ रही होगी। इसको भी बताएंगे अभी, ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई इसको छोड़ रहे हैं, बट पहले थोड़ी सी और तैयारी कर ले फिर इस पर वापिस आते हैं। बात समझ आई, पक्का, गारंटी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक आ रहा है जिसका नाम होता है रूट टेस्ट। जब भी तुम्हें कभी भी पावर दिखाई दे ना, 4 नंबर है ये, नेक्स्ट है हमारे पास रूट टेस्ट। जब भी तुम्हें कभी पावर दिखाई दे, कभी भी क्वेश्चन में nth टर्म की, तो रूट टेस्ट लगा लिया करो, समेशन ए एन पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है। तो अल्फा अगर हमारे पास है लिमिट सुपीरियर ए एन की पावर वन बाय एन, देन ए
कन्वर्ज कब करेगा? इफ अल्फा लेस देन 1। डाइवर्ज कब करेगा? इफ अल्फा ग्रेटर देन 1। और वही तीसरा, टेस्ट फेल्स, मतलब किसी और टेस्ट पे जाना पड़ेगा अगर अल्फा किसके इक्वल आ गया? 1 के। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे पास CMI 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बढ़िया है। समेशन माइनस समेशन, एक मिनट रुको, समेशन n की पावर 4 e की पावर माइनस के n स्क्वायर, इसे हमें बताना है कन्वर्जेंट है या नहीं है। कैसे करें? तो यहां पे हमें पावर में n दिखा है, इस बार पावर में n आ जाए, ट्राई करो कि कोशी से ही कर लो। ठीक है, तो ये हमारे पास रूट टेस्ट से कर लो, इसे कोशी रूट टेस्ट भी बोला जाता है। ये हमारे पास आ जाएगा समेशन, या फिर डायरेक्ट ही कर लेते हैं अब इसे। nth टर्म हमारे पास गिवन है n की पावर 4 e की पावर माइनस के n स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं a की पावर n की पावर 1/n करूं, an की पावर 1/n करूं, तो ये बन जाएगा n की पावर 4/n और e की पावर माइनस के n स्क्वायर। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n की पावर 4/n अपॉन में e की पावर n स्क्वायर। अभी अभी बताया था एक्सपोनेंशियल बहुत तेज ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू दीज साधारण से फंक्शन। और वैसे भी ये n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे क्या होता है? 1 हो जाता है ना। n की पावर 1/n लिखेंगे होल रेज टू पावर 4 e की पावर n, सॉरी e की पावर एक n से n कटना भी चाहिए था, यहाँ पे मैंने n स्क्वायर लिख दिया जबकि n ही आना था। एक n से n कट भी जाएगा वो पावर वाले से, तब भी ये बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0। एक्सपोनेंशियल बहुत जल्दी इन्फिनिटी पे पहुंच के पूरी टर्म को क्या कर देगा? पूरी फ्रैक्शन को 0 कर देगा। हमारे पास लेस देन 1 आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट, इसका मतलब ये क्या है? ये हमारे पास कन्वर्जेंट है। बढ़िया क्वेश्चन था, है ना? ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें भी एक क्वेश्चन देता हूं, तुम भी एक क्वेश्चन ट्राई करना। साइड में लिख रहा हूं, समेशन an इज इक्वल टू समेशन 1+1/√n की पावर माइनस के n की पावर 3/2। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करना, इजी सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। या करा ही दें? करा देते हैं, इतना तुम फोर्स कर रहे हो तो मैं ही करा देता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके एटलीस्ट ट्राई कर लो यार, एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो। हो गया? पक्का? चलो देखो आंसर देखते हैं इसका क्या है। अगर मैं यहाँ पे nth टर्म देखता तो 1+1/√n की ऐसा कुछ। अगर मैं कोशी टेस्ट लगाऊं, मतलब रूट टेस्ट लगाऊं, तो a की पावर n, an की पावर 1/n, तो बन जाएगा 1+1/n की पावर 1/2 अंदर है, n की पावर 1/2 अंदर है, और माइनस में n की पावर 3/2 डिवाइड में एक n और भी आ जाएगा। n की पावर 3/2 है, नीचे 1 है पावर, कट के -1/2 आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ये बचेगा 1+1 n की पावर 1/2, और यहाँ भी आ जाएगी -n की पावर 1/2। हमें एक बात पता है कि मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1+1/n की पावर 1/2, n की पावर 1/2 होल रेज टू पावर -1। मतलब -1 को मैंने अलग करके लिख लिया, या तो तुम इसे डिनोमिनेटर में भी लेके जा सकते हो। सिंपल अगर हम इसे करें, वैसे भी लिख सकते थे जैसा भी मैंने लिखा है, या तुम इसे डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव भी कर सकते हो, ऐसा कुछ। n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये डेफिनेशन किसकी होती है? एक्सपोनेंशियल की। अब तुम कहोगे भैया गलत है, यहाँ पे आपने n लिखा था, यहाँ पे आपने n लिखा था, हमें अच्छी तरह याद है, हमने अभी पेज पलट के देखा है। तो एक बात ध्यान रखना, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे दोनों सेम होने चाहिए, बस इस फॉर्म में होने चाहिए, तो आंसर क्या आता है? एक्सपोनेंशियल आता है। यहाँ n+1, यहाँ n+1, यहाँ n+3, यहाँ n+3, बस सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इजी सा ही था, है ना? लिमिट भी मुझे सुपीरियर वाली लिखनी चाहिए थी। चलो इजी सा क्वेश्चन था, हो सकता था मेरे ख्याल से। इसके बाद एक और छोटी सी चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टेलीस्कोपिंग
सीरीज। अब ये टेलीस्कोपिक सीरीज क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास an है सीरीज, इस बार ध्यान से देखना, एक कोई भी सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है। एक चीज नोटिस की, मैंने पॉजिटिव टर्म्स नहीं लिखा इस बार, और मैं दो चीजें डिफाइन कर रहा हूं। डिफाइन bn इज इक्वल टू an प्लस वन माइनस an, n प्लस वन टर्म में से nth टर्म माइनस कर रहे हैं, एंड cn इज इक्वल टू an माइनस an प्लस वन। ठीक है, देन summation bn and summation cn is called telescopic series। टेलीस्कोपिक सीरीज। ठीक है, अगर मैं पार्शियल सम लिखना चाहूं bn का तो कैसा बनेगा? पार्शियल सम ऑफ bn इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू रहने देते हैं, एस एन कुछ ऐसा बनेगा b1 प्लस b2 प्लस अप टू सोन bn। ठीक है, जो कि हमारे पास कैसा बन जाएगा अगर तुम इसमें वैल्यूज डालोगे, ये हमारे पास bn है ना, n की जगह 1 2 3 4 डालोगे तो फाइनल आंसर हमारे पास सारी टर्म्स कट करके आएगा an प्लस वन माइनस में an माइनस में a1। सारी टर्म्स बाकी की कैंसिल हो जाएंगी। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ये bn यहाँ पे 1 रखने से आएगा, b2 यहाँ पे 2 रखने से आएगा n की जगह, bn में n ही रखा रहने देना। देखो सारी टर्म्स कैंसिल होके ये बच रहा है क्या? वीडियो को पॉज करके जल्दी ट्राई कर लो। ठीक है, चलो cn का भी बताते हैं। पार्शियल सम ऑफ cn, cn का हमारे पास पार्शियल सम को एस एन डैश बोल देते हैं। ये आएगा c1 प्लस c2 अप टू सोन cn, जो कि हमारे पास इक्वल आ जाएगा a1 माइनस an प्लस वन। दोनों सेम, बस माइनस का फर्क है दोनों में, है ना? बढ़िया। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? देन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी sn बिकम्स फाइनाइट। sn और sn डैश भी लिख सकता था मैं यहाँ पे, और लिमिट n approaches to infinity sn dash becomes finite if summation sequence an is convergent। कन्वर्जेंट हुई तो ही तो भाई ये भी हमारे पास क्या आने वाले हैं? कन्वर्जेंट आने वाले हैं, फाइनाइट आने वाले हैं, है ना? तो हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं? दैट इज, अगर bn एंड cn कन्वर्जेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ समेशन an इज कन्वर्जेंट। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा तो ज्यादा बढ़िया से समझ आने वाला है, ऐसे कभी कभी समझ नहीं आता है। इसको मैं और भी एग्जांपल से समझाऊंगा, बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक नोट, बढ़िया सा नोट है, और इसी के साथ अब मैं तुम्हें वो टेस्ट कराने वाला हूं जो x इक्वल टू 1 के लिए वैलिड होता है। ठीक है, वो जो टेस्ट फेल हो रहे थे ना अभी तक, वो उसके लिए भी बताने वाला हूं। बट उससे पहले, फॉर एनी सीक्वेंस cn of positive numbers, limit n approaches to infinity inferior of cn plus 1 upon cn is less than equal to limit n approaches to infinity cn की पावर 1 by n, cn की पावर 1 by n, एंड ये हमने वो लास्ट लेक्चर में भी देखा था, कोशिश सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, उसमें भी हमने देखी थी ये बात। इसमें मैंने बताया था कि ये तभी वैलिड होती जब ये एग्जिस्ट करे फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, ऐसी बातें बताई थी। लिमिट n approaches to infinity superior is less than equal to limit n approaches to infinity uh, superior cn plus 1 अपॉन में cn। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, डायरेक्ट कभी एमसीक्यू या एमएसक्यू में दिखाई दे जाए तो इसको भी टिक करके आ सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्ट नंबर 5। टेलीस्कोपिक के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी तो मैं सब चीज़ों को रिवाइज करवा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें वर्क करती हैं। एक हमारे पास है राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट ऐसे समझ लो कि जो हमने रेशियो टेस्ट किया उसी का ये एक नेक्स्ट स्टेप है। अगर हमारे पास ए एन दे रखा है, पॉजिटिव टर्म सीरीज, एंड इफ लिमिट
एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस वन, इसमें उल्टा कर दिया है, उसमें मैंने ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लिया था, ये रहा। इसमें मैंने ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लिया था, उसमें मैंने उल्टा कर दिया है बस, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, बस इसमें वन को माइनस करना है और एन से मल्टीप्लाई करना है, और अगर ये कोई भी चीज आई एल, तो फिर से वही, उसमें एल लेस देन वन पे कन्वर्जेंट था, यहाँ ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट है, क्योंकि उल्टा कर दिया ना मैंने। या अगर तुम्हें ऐसा पसंद नहीं भी आता राबिस टेस्ट, तो ये वाला राबिस टेस्ट देख लो। नेक्स्ट बढ़ते हैं राबिस टेस्ट की तरफ, 5 नंबर है ये। अगर कभी भी हमारे पास टेस्ट फेल हो जाएगा कोई भी, तो इसको यूज कर सकते हैं। मेनली ये देखे तो रेशो टेस्ट के साथ ज्यादा, जिसमें हमने ए एन प्लस वन अपॉन ए एन लिखा था ना, उसके साथ ज्यादा मिलता जुलता लगेगा तुम्हें, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ठीक है। तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा ये, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, तो मेक श्योर कि जैसे करा रहे हैं वैसे ही समझो। बुक में बुक पढ़ोगे तो उसमें से चेंज मत कर लेना चीज़ों को। पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है। और इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस वन इक्वल टू एल, पहले तुम ये लिमिट सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा उसमें अगर एल लेस देन वन हुआ तो कन्वर्जेंट, अगर एल ग्रेटर देन वन हुआ तो डाइवर्जेंट। यहाँ तक काम कर देगा, लेकिन इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी L1 आ गया तो टेस्ट फेल्स, फिर हमें और किसी टेस्ट पे जाना होगा। लेकिन बहुत रेयर ही होते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए जिसमें एक और बार फेल हो जाए, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट भी होती है ना पेपर में, उस करके कम ही चांसेस होते हैं कि आए, बट आ सकते हैं। तो हम तुम्हें बताने वाले हैं सारी की सारी चीज़ें, बट उससे पहले बढ़िया हो जाएगा ना अगर हम राबिस टेस्ट का एक क्वेश्चन कर लें तो, है ना। जैसे इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी सा, बहुत ही इजी सा, किसी ना किसी पेपर में तो आ रखा होगा ये पक्का। वन बाय एन स्क्वायर बताओ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, हमें बताना है। तो बड़ा आसान सा है, पहले निकालो ए एन जो कि हमारे पास आ जाएगा वन बाय एन स्क्वायर, निकालो ए एन प्लस वन जो कि आ जाएगा वन प्लस दिस, फिर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन निकालो जो कि आ जाएगा वन बाय एन प्लस वन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरे का रेसिप्रोकल करते हैं एन स्क्वायर बाय वन, ऊपर तो एन स्क्वायर है ही, नीचे एन स्क्वायर कॉमन लोगे, वन प्लस वन बाय एन होल स्क्वायर, क्योंकि तुमने एन कॉमन लेना है, स्क्वायर अपने आप ही आ जाएगा, होल स्क्वायर था क्योंकि, बचेगा वन प्लस वन बाय एन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है राबिस टेस्ट में, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस वन करते हैं, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, जिसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो वन माइनस वन प्लस वन बाय एन का होल स्क्वायर अपॉन में वन प्लस वन बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो बचेगा वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और डिवाइड में आएगा वन प्लस वन बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। एक वन से वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस वन बाय एन स्क्वायर माइनस टू बाय एन, कुछ ऐसा, होल स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया। एक एन से भी मल्टीप्लाई करना होता है हमें, और लिमिट भी ले लेते हैं, हाँ, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस वन जो कि हो जाएगा एन से मल्टीप्लाई करेंगे एक, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास, हाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, एन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो चीजें यहाँ पर बन जाएंगी माइनस वन बाय एन माइनस टू और प्लस वन बाय एन होल स्क्वायर। एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये जाएगा जीरो पे, ये भी जाएगा जीरो पे, बचेगा माइनस टू, और माइनस टू का मतलब लेस देन जीरो, और देखते हैं लेस देन जीरो पे क्या था, कन्वर्जेंट था, है ना। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। और ये तो हमें ऑलरेडी पता भी है ना पी टेस्ट से, कि अगर पावर टू आती है तो कन्वर्जेंट होता है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मान लो तुमने कोई क्वेश्चन किया रेशो टेस्ट से और उससे टेस्ट फेल हो गया, तो तुम इस टेस्ट पे आने वाले हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे काम आ जाएगा वो निकाला हुआ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। थोड़े ही स्टेप करने पड़ेंगे फिर राबिस टेस्ट में। तो आज के बाद ध्यान रखते हैं, रेशो के बाद कौन सा आता है, राबी, ठीक है, रेशो के बाद कौन सा आता है, राबिस टेस्ट आता है। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे, बढ़िया। इसके बाद कभी क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व मिल जाए या कुछ पावर में आ जाए, है ना, पावर में कुछ आ जाए, तो क्या करें,
तो भाई एक तरीका तो है रेशो। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है बताओ? रेशो टेस्ट से या लिमिट टेस्ट से, दोनों में से एक चूज करो। ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? रेशो टेस्ट से। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा कि अगर मान लो पावर में कुछ आ जाए तो या तो जाओ कोशी पे, कोशी नहीं काम कर रहा तो तुम जाओ दूसरे पे जिसका नाम है लॉगरिथमिक टेस्ट। 6 नंबर है ये, लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है? फिर से पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन लॉग ए एन प्लस वन अपॉन ए एन। भाई कई बुक्स में ना यहाँ पे ए एन बाई एन प्लस वन लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, हम अपने तरीके से करेंगे जैसा हमने बना रखा है। ठीक है, तो पहला है एल लेस देन वन पे कन्वर्जेंट, जैसा कि आज तक हमने देखा था। बी एल ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट। और सी एल इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल्स। टेस्ट फेल्स का मतलब हम नहीं बता पाएंगे लोगरिथमिक टेस्ट से कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। एक क्वेश्चन से समझते हैं तभी मजा आने वाला है, वरना तो हम सोचते ही रह जाएंगे लोगरिथमिक टेस्ट था क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, समेशन एक्स की पावर 1 + 1/2 + 1/3 प्लस अप टू सोन 1/n। एक्स ग्रेटर देन जीरो बताना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए वैलिड होती हैं चीजें। ठीक है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बताना है, बट एक बार ध्यान से देखना, पावर में एन आता कोशी लगा देते, एन नहीं आ रहा है तो गंदा सा कुछ आ रहा, पता नहीं क्या करें। पहला क्या करते हैं? पहला क्या करते हैं? रेशो टेस्ट। ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन। ए एन प्लस वन क्या आएगा? एक्स की पावर 1 + 1/2 प्लस अप टू सोन 1/n प्लस 1/n प्लस वन। डिवाइड में एक्स की पावर 1 + 1/2 प्लस अप टू सोन 1/n प्लस 1/n+1। सॉरी 1/n+1 नहीं आएगा इसमें, 1/n तक ही आएगा। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्का। एक्स की पावर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगी, सारी कैंसिल हो जाएगी, बचेगी हमारे पास एक्स की पावर 1/n+1, कुछ ऐसा बच रहा है, एक्स की पावर कुछ ऐसा बच रहा है। ठीक है, बढ़िया। कैसे सॉल्व करें यार? एक्स मतलब एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करना चाहिए, है ना? ये तो अगर मैं सीधा एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दूंगा, मेरे को नहीं पता कैसा बिहेवियर होगा, डिपेंड करेगा एक्स पे। तो मैं अगर देखूं तो मैं तो रेशियो टेस्ट में फंस गया, नहीं बता पा रहा। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक टेस्ट है क्योंकि पावर आ गई इस पे। ठीक है, तो जब भी ये सॉल्व करने के बाद कुछ पावर आ रही हो, यूज लॉगरिथमिक टेस्ट। लिख लो कहीं पे, जब भी रेशो टेस्ट यूज करने के बाद, रेशो टेस्ट में पावर आ जाए, पावर में एन आ जाए, यूज पावर आ जाए तो लाइफ बन जाए। ये कहीं चाय पत्ती की ऐड तो सुनी थी मैंने। पावर आ जाए देन यूज लॉगरिथमिक टेस्ट। इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, लॉग लेंगे तो ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन, पावर आगे खींच लाएगा ये, लॉग एक्स बचेगा, है ना? और अभी एन से मल्टीप्लाई भी करना है, एक इधर जगह है, एन लॉग ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन वन, एन बाय ये जो डिवाइड का n+1 है, इसमें से n कॉमन ले लेता हूं तो 1 + 1/n log x। n से n उड़ा देंगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जाएगा 0 पे, बचेगा हमारे पास log x। अब सारी चीजें आके किस पे डिपेंड हो गई? log x पे। log x अगर छोटा हुआ 0 से, सॉरी छोटा हुआ 1 से, तो कन्वर्जेंट। मतलब x अगर छोटा हुआ e से, पता ना लोग इधर आके एक्सपोनेंशियल की पावर 1 बन जाता है, तो कन्वर्जेंट। और अगर log x बड़ा हुआ 1 से, देन x बड़ा हुआ अगर e की पावर 1 से, तो डाइवर्जेंट। लेकिन अगर log x इक्वल टू हुआ 1 के, तो ये भाई साहब खुद भी फेल हो जाएंगे, तो ये खुद भी फेल हो जाएंगे, फिर हमें और कोई टेस्ट यूज करना होगा, जैसे गॉस टेस्ट से यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल नेक्स्ट ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आना चाहेंगे गॉस टेस्ट पे। तो गॉस टेस्ट भाई साहब ऐसे समझ लो कि एक हमने वो लगा दिया फुल स्टॉप, कि ऐसा टेस्ट लाओ जो कभी फेल ना हो, कभी फेल नहीं होता। लेकिन तुम कहोगे फिर इतने सारे क्यों पढ़े? अरे भाई लगाना आसान नहीं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं 7 नंबर, जिसका नाम है गॉस टेस्ट।
लगाना आसान नहीं है, लेकिन फेल भी कभी नहीं होता। दिखाते हैं। कभी भी अगर तुमने ए एन अपॉन ए एन प्लस वन निकाला, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा फिर काम, बस ये ध्यान रखना। आज तक हम ए एन अपॉन में एन प्लस वन करते थे, इसमें उल्टा हो गया। अल्फा प्लस बीटा, और ये लिख लेना उल्टा है ये बाकी सबसे, बाकी सबसे। बाकी में एन प्लस वन अपॉन एन कराया मैंने, ठीक है। बीटा अपॉन में एन प्लस में आर एन अपॉन में एन की पावर पी, और पी ग्रेटर देन वन होगा। बाकी बाकी की टर्म्स हमने रख दी हैं, ठीक है। अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, और आर एन हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है। कन्वर्ज कब करेगा, डाइवर्ज कब करेगा, देखते हैं। ए, अगर अल्फा जो है वो वन से बड़ा हुआ, देन समेशन ए एन कन्वर्जेंट, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बी, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीटा। बी, अगर अल्फा लेस देन वन हुआ, समेशन ऑफ ए एन डाइवर्जेंट हो जाएगा। सी, अगर अल्फा वन हुआ, देन बीटा वन पे कन्वर्जेंट, बीटा वन पे समेशन ए एन कन्वर्जेंट, और अल्फा अगर वन हुआ, बीटा लेस देन इक्वल टू वन पे समेशन ए एन डाइवर्जेंट। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे उल्टा है। आज तक हम ए एन प्लस वन अपॉन ए एन कर रहे थे, और अब ये उल्टा हो चुका है। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, तो जाना पहचाना सा क्वेश्चन लेते हैं, ताकि हमें पता तो हो कि हम सही भी कर रहे हैं नहीं, ठीक है। तो चेक कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, चेक कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस करके देखते हैं भाई, तभी पता लगेगा हमें, है ना। तो अगर मैं इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करूं, सबसे पहले मेरे को ए एन अपॉन में ए एन प्लस वन लगाना होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाएगा, इसमें उल्टा करना होता है ना। तो वन बाई एन स्क्वायर मल्टीप्लाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास बन जाएगा वन प्लस वन बाई एन का होल स्क्वायर। दोनों को कंबाइन करूंगा तो ओपन कर दो, वन प्लस टू बाई एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखो, ये सीक्वेंस आ रही है हमारे पास वन, और ये एन एन की पावर पी, अगर तुम पीछे से कंपेयर करो तो, है ना। अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, वन के इक्वल। तो हमें लास्ट वाले दो पॉइंट्स को चेक करना होगा, बीटा पे जाना होगा। बीटा कैसा आ रहा है, वन से बड़ा, और वन से बड़े पे क्या होता है, कन्वर्जेंट। और बीटा हमारे पास है टू विच इज ग्रेटर देन वन, इसका मतलब कन्वर्जेंट बाय गॉस टेस्ट, ठीक है। ये हो सकता है। एक और क्वेश्चन करके देखें इसका। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, वो चेक करना, जैसे अभी मैंने पिछला ही दिया था ना, ये तुम लोग करना। x इक्वल टू ई पे भी, ठीक है, x इक्वल टू ई पे भी करना है तुम्हें। x इक्वल, कंप्लीट चेक करो, कंप्लीट चेक करो। फॉर विच वैल्यू, पूरा स्टार्टिंग से करना है, पीछे से नहीं देखना है। फॉर विच वैल्यू ऑफ x समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है, ये करना है। इसके बाद हमारे पास एक और आता है, जिसमें कभी भी लॉग इन्वॉल्व हो जाए कभी भी क्वेश्चन में, तो लॉगरिथमिक टेस्ट यूज कर दो। नहीं, क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर है हमारे पास 8। कभी लॉग इन्वॉल्व हो क्वेश्चन में, तो समेशन लॉग एन बाय एन हमारे पास क्या होगा, बताना है कि ये कैसा रैन। इसके तो ढेर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास, तो हमें यूज करना है 8th नंबर, जिसका नाम है कॉशीज कंडेंसेशन टेस्ट, कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है। कभी भी लॉग इन्वॉल्व हो जाए तो इसे कर लो। जैसे इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, कि अगर हमारे पास ए एन एक इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन समेशन ए एन एंड समेशन ए टू एन, और साथ में एक और टू एन है, कन्वर्जिस और डाइवर्जिस टुगेदर। वेरी पावरफुल। क्वेश्चन में कभी भी लॉग दिखाई दे जाए, करना ही इससे है।
क्वेश्चन में कभी भी लॉग दिखाई दे जाए, करना ही कॉशी कंडेंसेशन से है। तो समेशन लॉग एन अपॉन में एन, ये है। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बताना है, तो अगर मैं इसमें एन की जगह क्या रखूंगा, 2 की पावर एन, और साथ में एक और 2 की पावर एन तो आएगा ही आएगा, मतलब 2 की पावर एन तो आएगा ही, और एन की जगह भी क्या रख दो, 2 की पावर एन। ये 2 की पावर एन से 2 की पावर एन गया, समेशन एन लॉग 2, लॉग 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाला, बचा समेशन एन, और समेशन एन तो डाइवर्ज करेगा, तो ये क्या हो गया, डाइवर्ज। खत्म भी हो गया, बस इतना ही था। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, समेशन 1/n log n की पावर p। ये मैंने शायद तुम्हें अभी उसके साथ लिखवा था, p सीरीज टेस्ट के साथ, है ना। चलो बताओ इसमें क्या होगा। अगर मैं इसमें कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को यूज कर लूं, तो हमारे पास आएगा समेशन 2 की पावर n तो आता ही है, n की जगह 2 की पावर n log 2 की पावर n की पावर p, जो कि बन जाएगा समेशन 2 की पावर n से 2 की पावर n गया, पावर आ जाएगी आगे कुछ ऐसा, ठीक है। बाकी को मैं, रुको, इसको थोड़ा शिफ्ट करके करना, तो मैं इसी पेज पे ही चाहूंगा इसे, इसमें ही यहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यही कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन 1/n की पावर p अलग, log 2 की पावर p अलग, बाहर गिरा log 2 की पावर p को, क्योंकि n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, 1/n की पावर p। अब ये तो p सीरीज टेस्ट है, p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, p लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट, खत्म, हो भी गया। और यही हमने लास्ट टाइम कहा भी था, इतना इजी था ये। तो जब भी क्वेश्चन में लॉग इन्वॉल्व हो तो यूज कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी कि कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट क्या होता है, ठीक है, बढ़िया। दो तीन और ऐसे रिजल्ट लिखवाता हूं जो कि हमारे पास डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ऑप्शंस में, ठीक है, डायरेक्ट आते हैं ये। तो जैसे हमारे पास रिजल्ट्स हैं कुछ, पहला रिजल्ट हमारे पास है कि समेशन ए एन का स्क्वायर एंड समेशन बी एन का स्क्वायर बोथ आर कन्वर्जेंट, जहां पे ये दोनों क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। देन समेशन ए एन बी एन कन्वर्जेंट होगी, प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट होगी। प्रोडक्ट के बारे में अभी मैंने कुछ कहा नहीं था वैसे अभी तक, ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। ऑल्सो समेशन ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर बाई 2 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अरे दोनों का सम भी तो कन्वर्जेंट होगा अगर दो कन्वर्जेंट सीरीज है ना। अगर दो कन्वर्जेंट सीरीज हैं तो उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमें ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। लेकिन हमें एक बात पता है, अर्थमेटिक मीन जो है वो बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं मैं, ज्योमेट्रिक मीन हम्म हम्म, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ए एन बी एन की पावर 1/2, ज्योमेट्रिक मीन ऐसे ही होता है ना, जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उतनी पावर उतना रूट आ जाता है, इससे बड़ा होगा ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर अपॉन 2। मतलब कहने का है ए एन बी एन बड़ा होगा स्क्वायर से, यहाँ स्क्वायर भी थे, है ना, क्योंकि मैं ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। तो ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर बाई 2 बड़ा होगा इस पूरे से। अगर ये कन्वर्ज कर रहा है, दिस इज कन्वर्जेंट, है ना, तो ये तो कन्वर्ज करेगा ही। इसलिए मैंने लिखा है ये अगर कन्वर्ज कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट भी कन्वर्ज करेगा। तो ये छोटा सा मैंने प्रूफ भी दे दिया है तुम्हें बिना बताए। तो ये इसका क्या था, प्रूफ भी था। अगर दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उनका सम भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर भी कन्वर्जेंट ही होगा, ठीक है। और उससे मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक मीन बना लिया है, कन्वर्जेंट होगा, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से।
तो ये भी बात ट्रू होने वाली है। और ज्योमेट्रिक मीन को मैंने लिखा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे। आगे दूसरे रिजल्ट पे बढ़ते हैं। अगर an कन्वर्ज करेगा तो an स्क्वायर भी कन्वर्ज करेगा, उल्टा ट्रू नहीं है। दूसरा पॉइंट यही है। an is convergent implies summation an square is convergent but not converse। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो समेशन 1/n स्क्वायर कन्वर्जेंट है, इम्प्लाइज ये कन्वर्जेंट है, इम्प्लाइज 1/n⁴ इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। बट समेशन 1/n स्क्वायर अगर कन्वर्जेंट है तो डज नॉट इम्प्लाई कि समेशन 1/n भी कन्वर्जेंट होगा, नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो उल्टा ट्रू नहीं, कन्वर्स ट्रू नहीं, बात को ध्यान रखेंगे। अगर एक कन्वर्जेंट है एक डाइवर्जेंट है तो उनका सम या उनका जो डिफरेंस है वो कन्वर्जेंट ही होता है सीरीज में, सीक्वेंस में नहीं, सीरीज में, याद रखना। मैंने क्योंकि ये बातें पहले भी करा रखी थी। समेशन an कन्वर्जेंट है और एंड समेशन bn डाइवर्जेंट है, इम्प्लाइज समेशन an प्लस माइनस bn, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डाइवर्जेंट ही आएगा। ध्यान रखनी है बात। ठीक है, चलो यहाँ तक भी बात समझ आ गई। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। अगर an एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है और कन्वर्जेंट है, देन समेशन an अपॉन में an प्लस 1 करोगे वो भी क्या आएगा, कन्वर्जेंट आएगा। ठीक है, एज an अपॉन में an प्लस 1 बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है an से। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट से, तो कंपैरिजन टेस्ट से कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट ही होगा। छोटा सा इसका प्रूफ भी था, वो भी बता दिया मैंने। बढ़िया, मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ आ रही होगी अच्छे से। और फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, फाइनल पॉइंट पे, कि अगर हमारे पास पार्शियल सम्स हैं, पार्शियल सम an ऑफ समेशन an फॉर्म अ बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस एंड एक सीरीज, एक सीक्वेंस है bn मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग टू 0, then summation an bn converges। तो ये मैंने प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया कि अगर दो सीरीज के प्रोडक्ट देखना हो तो अगर एक का बाउंडेड सीक्वेंस आ रही है, पार्शियल सम मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर वो बाउंडेड है और दूसरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और 0 है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कन्वर्जेंट ही होने वाला है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। अब चलते हैं हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है, पावर सीरीज। अब ये पावर सीरीज क्या होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास कभी भी समेशन an n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x माइनस एक्स नोट की पावर n दिखाई दे तो उसे हम पावर सीरीज बोलते हैं। मतलब कुछ ऐसा, n की जगह 0 भी पुट करना है। ठीक है, अप टू सोन, जहां पे इस एक्स नोट को क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, और ऐसा बोलते हैं दिस इज पावर सीरीज अबाउट एक्स नोट। एक्स नोट इसका सेंटर काइंड ऑफ है। ठीक है, इफ एक्स नोट इज इक्वल टू 0, हमेशा 0 नहीं होगा। ठीक है, an, लेकिन ज्यादातर देखने में ऐसा ही मिलता है, इज पावर सीरीज अबाउट 0। और ज्यादातर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है उसका नाम होता है रेडियस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है जहां भी रियल एनालिसिस आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, r इज इक्वल टू 1 बाय लिमिट
एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन का मॉड्यूलस लेना है 1/n, जो भी मिलेगा यहाँ से वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो एक्स नोट है, सेंटर है, वो 0 है, ज़रूरी नहीं है 0 होगा, तो यहाँ जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई, दूसरी टर्म है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। कहने का मतलब है अगर जो भी सेंटर होगा, फॉर एग्जांपल एक्स नोट, उसके इधर तक हमें जाना है -r, इधर तक हमें जाना है +r, और इन एग्जैक्ट इन पॉइंट्स पे क्या होगा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक एट एंड चेक बिहेवियर एट एंड पॉइंट्स। बिहेवियर मतलब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, मतलब आर पे और -r पे। क्वेश्चन में डाल के देखो r और -r। ठीक है किसकी जगह, x की जगह। दिखाते हैं ना, एग्जाम्पल से दिखाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। r की वैल्यू क्या आ सकती है, 0, फाइनाइट और इनफाइनाइट, कुछ भी आ सकती है। ठीक है, r की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई मतलब हर जगह कन्वर्जेंट है, 0 आ गई मतलब कहीं भी कन्वर्जेंट नहीं है, फाइनाइट आ गई मतलब किसी इंटरवल में कन्वर्जेंस है, उसी इंटरवल को इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया। एक बात और ध्यान रखो, अगर कभी तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाने में दिक्कत हो रही है, तो हमने कोशिश थ्योरम ऑन लिमिट से पढ़ा हुआ है, कोशिश सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। अकॉर्डिंग टू कोशिश सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, क्या था, अगर फॉर ए एन ग्रेटर देन 0 हमारे पास था लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन। तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का एक और भी फॉर्मूला होता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉडुलस लेना है हमें कुछ ऐसा। ठीक है, रेडियस मान के चल रहे हैं, ऐसे आने वाला, ये भी एक फॉर्मूला है, या फिर 1/लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/nth रूट भी ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं, यहाँ पे थ्योरी के लिए ही छोड़ देते हैं। जैसे समेशन 1+1/n होल की पावर n² x है, हमारे x की पावर n है, फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है, पावर में n² आ रहा मतलब वो रूट वाला लगाना बढ़िया रहेगा ना, वो पावर में 1/n वाला। तो बन जाएगा r इक्वल टू 1/लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n², और होल रेज टू पावर 1/n भी आना था, तो एक n से n कट जाएगा, बचेगा 1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n की पावर n, जो कि होता है 1/e। आ गया, बस यही था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब 1/e इधर जाओगे तो कन्वर्जेंट होगा, और 1/e इधर जाओगे तो कन्वर्जेंट होगा, उसके बाहर तो कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता 1/e के। ठीक है, एग्जैक्ट 1/e पे क्या होगा बताएंगे कुछ देर में। ठीक है, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है हमारे पास, जो कि कह रहा है इफ r इज द कन्वर्जेंट, r इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, दिस पावर सीरीज, देन कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मतलब अगर नेगेटिव साइन कुछ होता साथ में, उसे हटा के कन्वर्ज कब करेगा, मोड ऑफ x लेस देन r, मतलब -r से r के बीच में, और डाइवर्ज करेगा उसके आउटसाइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्टरनेटिंग सीरीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि यहां पे हमारे पास बहुत कम ही चीजें पढ़नी होती हैं हमें। समेशन -1 की पावर n ए एन, जहां पे ए एन क्या है, ऑल पॉजिटिव टर्म्स, बाहर नेगेटिव साइन अपने आप संभाल लेगा। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज। एक ही टेस्ट बनाया गया है इसके लिए, कौन सा, लाइबनिट्ज टेस्ट। लाइबनिट्ज टेस्ट क्या कहता है, पहला कंडीशन, ये कब कन्वर्जेंट होगी, रुक जाओ, पहली कंडीशन an+1 छोटा होना चाहिए an से, मतलब सीधी सीधी साधारण लैंग्वेज में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, दूसरी कंडीशन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an क्या होना चाहिए, 0, इंप्लाइज समेशन an कन्वर्जेंट। भाई खत्म भी हो गया, इतना सही टेस्ट था इतना सही था बस। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे
समेशन 1/n क्या होता है, डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट। हमने अभी भी देखा था n की पावर 1 पे डाइवर्जेंट होता है, बट समेशन -1 की पावर n बाय n कन्वर्जेंट होता है। प्रूव करके दिखाता हूँ। 1/n बड़ा होता है 1/n+1 से। देखो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्योंकि 1/2 बड़ा होता है 1/3 से। ठीक है, तो मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो ये है। साथ ही साथ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n क्या होता है, 0। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब क्या है, कन्वर्जेंट बाय लाइबनिट्ज टेस्ट। खत्म। आसान था ना, है ना, पक्का, बढ़िया, बहुत अच्छे। इसी के बाद दो चीजें आती हैं, पहले मैं उसे भी डिस्क्राइब कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ना दो टर्म्स यहाँ पे यूज की थी। एब्सोल्युटली यहाँ पे यूज की थी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस। तो दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और एक है कंडीशनली कन्वर्जेंट। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब होता है summation an is absolutely convergent if summation mode of an is convergent। मतलब जैसे समेशन -1 की पावर n 1/n करेंगे, 1/n², ये है। इसे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, AC इफ समेशन, इसका मोड ले लेंगे, मतलब नेगेटिव साइन को हटा भी देंगे तब भी ये क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट, जो कि होता है। लेकिन -1 की पावर n 1/n क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, चेक कर लेते हैं। दिस इज डाइवर्जेंट, इसका मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, बढ़िया। दूसरा क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्या है, कंडीशनली, नेक्स्ट क्या हमारे पास, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। कंडीशनली भी आसान, कन्वर्जेंट तो हो लेकिन एब्सोल्युटली ना हो, नेगेटिव साइन को हटाया तो डाइवर्जेंट। सबसे बेस्ट एग्जांपल -1 की पावर n अपॉन में n, कन्वर्जेंट है लेकिन नेगेटिव साइन हटाओगे, वो -1 की पावर n हटाओगे, डाइवर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्जेंट ऐसे लिख लेते हैं, समेशन an इज कन्वर्जेंट बट समेशन मोड ऑफ an इज डाइवर्जेंट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट बोलेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट तो होगा ही, बट नॉट द अदर वे। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल समेशन -1 की पावर n बाय n, कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कन्वर्जेंट हो गया, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया, बहुत सारी हमने बातें कर ली हैं। अब एक आध कुछ एग्जांपल देख ले तो मजा ही आ जाए। एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, समेशन -1 की पावर n -1 अपॉन में n की पावर p। कब होगा ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1, है ना। और कंडीशनली कन्वर्जेंट, मतलब कन्वर्जेंट कब होगा, इफ p इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। बस इतनी सी बात ध्यान रखेंगे, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, बढ़िया से, सही है। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट को थोड़ा और ढंग से लिख लेते हैं, 0 से लेके 0 इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए, क्या कर रहे हैं हम, इसमें क्या होगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट होने वाला है। p1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। एक मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, उसे ध्यान से सोचना, आराम से बैठ के, -1 की पावर n साइन 1/n, इसे सोचना थोड़ा सा। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, कंडीशनली कन्वर्जेंट बट नॉट, या ऐसे लिख लो, कंडीशनली कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट है बट कंडीशनली कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट है बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। इसको एक बार सोचना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बढ़िया से आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम लिखना चाहेंगे। तो रिजल्ट्स लिख लो, क्या है हमारे पास रिजल्ट,
सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास है एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ऑलरेडी लिखवा दिया बट एक और बार लिखवा रहा था। यहां तक समझ आया? अगर हमारे पास कभी भी ए एन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ए एन है हमारे पास सीरीज ऑफ मिक्स्ड टर्म्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ टर्म्स पॉजिटिव हैं कुछ टर्म्स नेगेटिव हैं, तो ऐसा कुछ है, सीरीज ऑफ मिक्स्ड टर्म्स, देन मान लेते हैं लेट पी एन इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए एन एंड जीरो, ठीक है, और क्यू एन हमारे पास है मिनिमम ऑफ ए एंड जीरो। तो पी एन को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए एन प्लस मोड ऑफ ए एन, और क्यू एन को हम लिख सकते हैं, ऐसे ही तो डिफाइन करते हैं यार फंक्शंस को, है ना, ए एन माइनस मोड ऑफ ए एन। मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन ऐसे ही डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ ए बी कैसे लिखा जाता है, या एक मिनट यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं, क्योंकि कैसे लिखा है मैंने, मैक्सिमम ऑफ ए बी कैसे लिखा जाता है, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस मोड ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, और मिनिमम ऑफ ए बी कैसे लिखा जाता है, हाफ ऑफ ए प्लस बी माइनस मोड ए माइनस बी, ऐसा कुछ लिखा जाता है, ठीक है। यहीं से मैंने रिजल्ट्स को उठाया है। अब मेन सेकंड का फर्स्ट पार्ट लिखते हैं कि क्या होने वाला है, समेशन ए एन इज कन्वर्जेंट, इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट if summation pn and summation qn is convergent। जब मैं इसके क्वेश्चंस कराने वाला हूं ना, सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास होगा समेशन an is conditionally convergent if summation pn and summation qn is divergent। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना बढ़िया से, ठीक है। फिर से एक मैं मल्टीप्लीकेशन वाला रिजल्ट लिखवा देता हूं कि एक समेशन an है एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, और एंड समेशन bn है, सॉरी, सीक्वेंस bn है एक बाउंडेड, देन समेशन an bn इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। तो ये था हमारे पास सीक्वेंस, ये था हमारे पास कुछ सीक्वेंस के बारे में बातें। आई होप कि यहां तक बात समझ आ रही होगी। इसके बाद हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसके बाद हम लेने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, और बहुत ज्यादा मजेदार क्वेश्चंस लेने वाला हूं, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेने वाला हूं, जैसे सीएमआई आईएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आईआईटी जैम के गेट के। और हमारे पास कुछ टॉपिक्स है, जैसे आर्बिट्रेरी सीरीज है, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और सीरीज ऑफ फंक्शन, ये सारी चीजें थोड़े से एक लेवल अप चली जाती, थोड़ी एडवांस चीज है। तो इसको हम एक सिंगल लेक्चर में बनाने वाले हैं। नेक्स्ट में इसमें सीरीज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आज का है सीएमआई 2013 का, जो कि हमारे पास समेशन -1 की पावर n, n और n की पावर 4 e की पावर माइनस के n स्क्वायर। मैंने अभी भी कराया था तुम्हें आज के सेशन में ही, बट एक बार दोबारा ले रहा हूं इसको मैंने। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस बार मैंने इसे बना दिया है, अल्टरनेटिंग सीरीज बना दिया है, ठीक है। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बतानी है इसकी, ठीक है, करके देखते हैं। अगर मैं क्या करूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करूं, मोड ऑफ ए एन ले लूं, पावर वही लगाना पड़ेगा रूट टेस्ट। अगर इसमें मोड लगा के माइनस को हटा के कन्वर्जेंट आ गया
उसे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बोलते हैं, और एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट तो होता ही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n की पावर 4/n, वैसे तो मैंने तुम्हें करके दिखा ही दिया था ये वाला, n की पावर 4/n e की पावर माइनस के n, e की पावर माइनस n को नीचे भेजेंगे। और सबसे तेज ग्रोथ किसकी होती है? सबसे तेज ग्रोथ किसकी होती है? एक्सपोनेंशियल की। तो आंसर इसका क्या आएगा? 0। लेस देन 1 है, लेस देन 1 में कन्वर्जेंट होता है, इसका मतलब ये क्या है? एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। इस बार हम क्या कहेंगे? ये क्या है? एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट का मतलब कन्वर्जेंट तो होगा ही, ठीक है, -1 लगा के तो होगा ही, -1 के बिना भी कन्वर्जेंट है, ठीक है, बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि 2n अपॉन ये हमारे पास है x की पावर n e की पावर माइनस n, समेशन x की पावर n e की पावर माइनस n, और ये हमारे पास नेट 2009 का क्वेश्चन, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं एंड लेट अस सी कि क्या होने वाला है। एक बात को अगर हम बड़ी ध्यान से देखें, ज्यादा तेज ग्रोथ किसकी होती है? ज्यादा तेज हमारे पास ग्रोथ होती है ज्यादा तेज हमारे पास ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियल की। इसका मतलब मैं इसे ऐसा कुछ लिख सकता हूं कि इसमें भी हमें वही बताना है कि कन्वर्जेंट कब होगा, डाइवर्जेंट कब होगा, वगैरह वगैरह। तो अगर एक्स एन ई की पावर माइनस एन देखें तो पक्का छोटा ही होगा 1 से, गारंटी दे सकते हैं। क्यों गारंटी दे सकते हैं? क्योंकि एक्सपोनेंशियल बहुत जल्दी ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू पॉलिनोमियल्स एक्स की पावर एन, इनसे तो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स की पावर एन, अलग अलग करके लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स की पावर एन और ई की पावर माइनस एन लेस देन 1। ई तो कभी नेगेटिव में जा नहीं सकता, ये बन जाएगा एक्स की पावर एन लेस देन 1 बाई ई की पावर एन, सॉरी 1 बाई ई की पावर माइनस एन, ई की पावर माइनस एन ऊपर आके प्लस एन हो जाएगा, तो मोड एक्स की पावर एन लेस देन ई की पावर एन, ठीक है, जो कि आ जाएगा मोड एक्स लेस देन ई। तो ये कब कन्वर्ज करेगा? कन्वर्जिस इफ मोड ऑफ एक्स लेस देन ई। इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा ऑप्शन भी दे सकते हैं कि x लेस देन ई, जो कि एक ट्रैप होगा भाई, नहीं, मोड ऑफ x लेस देन ई पे कन्वर्ज करने वाला है, मतलब माइनस ई से लेके ई तक कन्वर्ज करेगा। बात समझ आ रही? बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक आ रहा है क्वेश्चन, जिसमें हमें कहा हुआ है कि जिसमें हमें कहा हुआ है कि विच इज कन्वर्जेंट, विच इज कन्वर्जेंट। पहला ऑप्शन दे रखा है समेशन 1/रूट में n+1 माइनस रूट एन, बी दे रखा है साइन n/n², सी दे रखा है समेशन -1 की पावर n log n, और डी दे रखा है समेशन log n/n। चलो बता दो भाई। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो इसमें अगर हम बड़ी ध्यान से देखें तो समेशन रैशनलाइजेशन कर लो तो कुछ ऐसा बनेगा, नीचे तो लग जाएगा a² माइनस b², है ना, n से n कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बचेगा 1, तो हमारे पास आएगा रूट में n+1 प्लस में रूट n, और भाई ये तो हर जगह से डाइवर्जेंट ही है, डिनोमिनेटर में कुछ आ नहीं रहा, न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है, इसका मतलब डाइवर्जेंट। अगर हम बड़ी ध्यान से देखें -1 की पावर n log n, ये हमें देखना होता है कि log n छोटा होना चाहिए log n+1, सॉरी log n बड़ा होना चाहिए log n+1 से। भाई लाइबनिट्ज थ्योरम लगानी है, लाइबनिट्ज टेस्ट लगाना है, जो कि नहीं होता, फिर से डाइवर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है ये, हमें पता है समेशन साइन n/n² छोटा होता है समेशन 1/n² से। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है? 1, हमने 1 भी रख दी, तब भी ये ऐसा आ रहा है, एंड दिस इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो छोटे वाला तो कन्वर्ज करेगा ही, इसका मतलब ये आंसर है। और लास्ट वाला भी देखें, ये छोटा होता है 1/n से, लॉग छोटा होगा 1/n से, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा? डाइवर्जेंट। सॉरी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट रुको रुको, वेट 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 वेट, ये छोटा होगा n/n से, n से n कट जाएगा, ये आ जाएगा डाइवर्जेंट।
और log n बाय वन, ऐसा भी लिख सकते थे, वन बाय एन से तो छोटा ही होने वाला है, ठीक है। और या फिर ये जो डी ऑप्शन है इसको तुम रेशो टेस्ट से कर सकते थे, यूज रेशो टेस्ट, और ये भी हमारे पास डाइवर्जेंट ही आ रहा होगा। एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार चेक करो और बताओ मुझे कि क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। मेरे ख्याल से डाइवर्जेंट आना चाहिए, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास एक है कि, आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास है कि ये हमारे पास दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, जैम 2011 का क्वेश्चन कुछ ऐसे है, समेशन n बाई 2n+1 की पावर 2 x माइनस 2 की पावर 3n, ऐसा कुछ दे रखा है। हमें बताना है कन्वर्जिज इन सबसे पहला ऑप्शन है -1 से 1, -1 से 1, सी है 1 से 3, और डी है 1 से 3, ऐसा कुछ दे रखा है, चेक करना है हमें। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इस पे क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें इसमें यहाँ पे पावर क्या बनानी है, n बनानी है। तो एक काम करते हैं, 3n को मान लेते हैं कैपिटल N, तो n क्या आ जाएगा, n/3। तो पूरा का पूरा सीरीज हमें दोबारा लिखनी पड़ेगी, n/3, 2n/3 प्लस 1, ऐसा कुछ। थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं, तो बन जाएगा 2n+3 होल स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा 1/9, और 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में है x-2 की पावर n, जो कि हो जाएगा 3 बाहर निकालेंगे समेशन से, n/2n+3 होल स्क्वायर x-2 की पावर n। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब हमें क्या चेक करना है, r, जो कि हो जाएगा लिमिट n, r जो कि हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस बार बड़े वाला n आएगा, इसका ध्यान रखना। पता नहीं ये चलना क्यों बंद हो गया, हाँ, r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आएगा ए एन अपॉन में an+1, ये वाला n आएगा इस बार, ऐसा कुछ, ठीक है, बढ़िया। ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, लिमिट n, कैपिटल N अप्रोचेस टू 0, ए एन हमारे पास यही आ जाएगा जो लिखा हुआ था, n अपॉन में 2n+1 3 का पावर 2, और नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है, 2n+1 5 होल स्क्वायर अपॉन में n+1, ठीक है। n को अगर हम कॉमन लेंगे, n स्क्वायर कॉमन आएगा यहाँ से, तो बचेगा 2+3/n का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई में यहाँ से भी n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2+5/n का होल स्क्वायर, 1+1/n, ये इससे गया, ये इससे गया, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा हमारे पास ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, जो कि आपस में कैंसिल होके आंसर देंगे हमें 1। यहीं पे ट्रैप है, यहीं पे ट्रैप है, क्योंकि इन्होंने सेंटर भी दे रखा था इस बार, x-2, मतलब 2 इसका सेंटर था, और यहाँ पे हमारे पास 1 इधर जाएंगे तो कितना बनेगा, 1, 1 इधर जाएंगे तो इधर आएगा 3, 1 और 3 में से आंसर आना चाहिए था, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकते। चेक करना पड़ेगा 1 और 3 पे क्या हो रहा है, एट x=1 समेशन n/2n+1 3, मैं बाहर वाला 3 अगर लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही हैं चीज़ें। यहाँ बच जाएगा -1 की पावर n। चेक करके देखो, बाय लाइबनिड्स थ्योरम, भाई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है। कहीं पे बात लिख लो, कहीं बात लिख लो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ,
डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एंड लिख लो, अगर मैं इसको पूरे को nth टर्म मान लू ए एन, तो ए एन इज ग्रेटर देन ए एन प्लस वन, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है। ठीक है, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n बाय नीचे से n स्क्वायर कॉमन लोगे तो 2 प्लस 3 बाय n का होल स्क्वायर, एक n से n काटोगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये जीरो को अप्रोच करेगा, और डिनोमिनेटर में एक n भी बच रहा है जो कि इस पूरे को ही जीरो पे ले जाएगा। इसका मतलब दिस इज कन्वर्जेंट बाय लाइबनिट्ज टेस्ट। समझ आया? कन्वर्जेंट बाय लाइबनिट्ज टेस्ट। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे को मतलब इस पे तो 1 पे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, 3 पे चेक करते हैं। x की जगह 3 रख के देखो। नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, 2 ही लेक्चर रह गए रियल एनालिसिस के। x इक्वल टू 3 रख के देखते हैं, तो आंसर बनेगा समेशन n बाय 2n प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बचेगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि 1 ही होता है, मतलब ऐसा कुछ बच रहा है n अपॉन में 2n प्लस 3 का होल स्क्वायर। चेक करो भाई इसमें क्या बन रहा है हमारे पास, चेक करते हैं 3 पे क्या दिक्कत है, 3 पे है या नहीं। तो अगर मैं इसको समेशन n अपॉन में फिर से n स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो 2 प्लस 3 बाई n होल स्क्वायर, एक n से n उड़ा देते हैं और इसमें लगाते हैं लिमिट फॉर्म टेस्ट, एक n से n उड़ा देंगे तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, ये an मान लेते हैं इसे पूरे को an, तो bn मैं सपोज करके चल रहा हूँ 1 बाय n, an बाय bn करेंगे, लिमिट फॉर्म टेस्ट यूज कर रहा हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सुप्रीमम भी देखना होता है हमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय n, और दूसरे वाले का रेसिप्रोकल करना होता है, एक n से n भी कट जाएगा, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा 0, आंसर आ रहा 1 बाय 2 विच इज नॉन जीरो फाइनाइट, नॉन जीरो फाइनाइट। इसका मतलब कन्वर्जिस डाइवर्जिस टुगेदर, कन्वर्जिस और डाइवर्जिस टुगेदर, लेकिन एक मिनट, ये क्या होती है, डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट, तो ये भी क्या होगी, डाइवर्जेंट। इसका मतलब हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, 3 पे डाइवर्जेंट है। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं आज, तो बहुत ऐसे समझ लो बेसिक लेक्चर था, मेन तो नेक्स्ट आने वाला है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्बिट्ररी सीरीज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रीअरेंजमेंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन। ये सारे टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट आने वाला है, रिमान इंटीग्रल तो उससे अगला आएगा, उसमें भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें समझ आया होगा और मजा भी आया होगा। बहुत सारे, मेरे को पता है अभी मैंने क्वेश्चंस कम कराए हैं, उसके लिए प्रैक्टिस सेशंस अलग से लेके आएंगे। अभी थोड़ा नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस शीट्स करो, सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऐप पे जा सकते हो, मैथ्स तम लिखोगे अगर तुम प्ले स्टोर पे जाके, मैथ्स स्तम अगर तुम लिखोगे प्ले स्टोर पे जाके, तो तुम्हें ऐप मिल जाने वाली है और वहां से तुम प्रैक्टिस शीट्स डाउनलोड कर सकते हो। मंजिल 2.0 बैच ढूंढ लेना बस, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।